हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अपना पेपर 1 है उसके सुपर 25 क्वेश्चंस करेंगे जो पीवाईक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनसे कई नए कंसेप्ट्स को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। और इन कंसेप्ट्स को आप ऐड कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आराम से चित्त को रिलैक्स करके शांति से सारे क्वेश्चंस को देखना है, अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है। पहले वीडियो को रोक के थोड़ा सोल्व करें, फिर आंसर देके हम सोल्व करेंगे, तो ठीक है। एकदम से आंसर ना देखें, पहले रोक के क्वेश्चन का देखें आप इसका क्या आंसर कर रहे हैं, फिर देखें, इस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करें, ठीक है। तो इससे पहले कि हम बात करें क्वेश्चंस की, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, ठीक है। ये ऐप है प्ले स्टोर में। इसमें हम पेपर 1 पढ़ते हैं कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, और इसी को एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है हमने, जिसमें पेपर 1 की ऑल 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड सेशन है। पेपर 2 में ईवीएस है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल पूरा कोर्स। और अभी हम नए सेशन से एजुकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं, तो एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई हो। जल्दी ही ये सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे बैच कब स्टार्ट होगा। तो अभी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो, ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और आराम से देखिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स इन ए रिसर्च प्रोसेस। शोध प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं तो आपको जो स्टेप्स में, एक प्रोसेस है रिसर्च, है ना, एक प्रक्रिया है, तो सबसे पहले क्या होगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, क्योंकि उसी पे तो रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या को परिभाषित करना, सबसे पहले ये। तो ये थर्ड ऑप्शन ही आ गया, सी सबसे पहले इसी में है। अब एक बार में ही काम चल गया इससे, देखो, है ना, आगे कोई दिक्कत ही नहीं। अब टाइम बचा सकते हो ऐसे पेपर में, लेकिन हमारे दिमाग में तो वो रहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सारे देखूंगा एक बार अच्छे से, वो खुशी भी तो मनानी है, टाइम वेस्ट भी करना है, ऐसा नहीं करना। इससे निकलो फिर आगे चलो, ठीक है। फिर हम समझ लेते हैं, सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। फिर क्या होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात होती है, साहित्य समीक्षा की, इससे संबंधित पहले का क्या काम हो चुका है उसकी हम समीक्षा करते हैं। फिर क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाते हैं, जहां पे हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। कुछ आपको याद आया। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही होगा फिर हम रिसर्च डिजाइन तैयार करेंगे, और जैसे ही अपना रिसर्च डिजाइन तैयार होता है फिर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। यहां तक करें, अगर आगे चले तो हम डाटा का एनालिसिस करेंगे, फिर रिजल्टेंट डिस्कशन होगा, फिर कंक्लूजन होगा, रेफरेंस होगा, ये सारी बातें भी थीसिस में हम लिखते हैं। तो यहां तक की बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, सैंपलिंग से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, सपोज करना है, ए रिसर्चर क्रिएटेड ए लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ एवरीबडी इन ए पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड सेलेक्टेड एवरी 10th नेम इन ऑर्डर टू गेट ए लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स कंपेयरिंग द सैंपल कंप्राइजिंग द सैंपल। दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग इज कॉल्ड। एक शोधकर्ता ने लक्ष्य जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के नामों की सूची तैयार की और प्रत्येक 10वें नाम का चयन करके प्रतिदर्श में शामिल प्रतिभागियों की सूची बनाई। प्रतिचयन के इस प्रकार को क्या कहा जाएगा। हम जब प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग पढ़ते हैं तो प्रोबेबल सैंपलिंग में कई सारी बातें करते हैं, हम रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं, स्ट्रेटिफाइड की सैंपलिंग की बात करते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग की बात करते हैं, और एक सिस्टमेटिक सैंपलिंग की बात करते हैं, जिसमें हम सिस्टम से एग्जैक्ट एक इंटरवल के थ्रू सैंपलिंग करते हैं। तो वही कह रहा है कि हम 10th नेम ऑर्डर में इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी सैंपलिंग होगी, सिस्टमेटिक सैंपलिंग या फिर व्यवस्थित प्रतिचयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। याद आया आपको कैसे करते हैं, जैसे हमने मान लो 50 सैंपल की पॉपुलेशन है, हमें मान लेते हैं 5 सैंपल लेना है, तो हमने 10-10 में मान लो ये कह दिया कि अब इसको ऐसे डिवाइड किया कि 10-10 के गैप पे लेंगे, यानी कि पहला दूसरा सैंपल लिया है, फिर हम लेंगे 12वां, फिर कौन सा लेंगे 22वां, फिर 32वां, फिर 44वां, इस तरह से, यानी कि हम एक ऑर्डर में ले रहे हैं, 10 के इंटरवल में ले रहे हैं। तो इस तरह की सैंपलिंग को कहते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन इथनोग्राफिक रिसर्च द रिसर्चर इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन ए आवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मानव जातीय अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अपने आप को निम्नलिखित में से किस में एक समय अवधि के लिए शामिल करता है, किस में कर लेता है। आपको याद आया कि वो वहां पे आके रहने लग जाता है। क्या होता है इथनोग्राफी, किसी कल्चर को जानना, है ना।
वो रिसर्चर है खुद आके आता है और उनके बीच रहने लगता है, उनको अच्छे से सुनता है, डिस्कस करता है, फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचता है, तो वो किसको धारण कर लेता है? वो उसकी सोशल सेटिंग को, यानी कि वो सामाजिक परिवेश उनमें रहने लग जाता है और फिर उनको सुनता है और ऑब्जर्व करता है। यही तो होता है इथिनोग्राफिक रिसर्च। तो किस में हो जाता है? वो सामाजिक परिवेश में शामिल हो जाता है। याद आया कुछ इथिनोग्राफिक रिसर्च? जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, गुणात्मक शोध है, किसी कल्चर को जानना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन ए रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, ही और सी कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग, सच रिसर्च इज कॉल्ड एज। जब एक अनुसंधानकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं हो तो वह केवल यह बता सकता है कि क्या हो चुका है अथवा क्या हो रहा है, ऐसा अनुसंधान क्या कहलाएगा? क्या कहोगे? कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे कंट्रोल नहीं है वेरिएबल्स पे। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आभासी प्रयोगात्मक शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। याद आया कुछ? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसमें सिर्फ हम कारण को क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं कारण को। जैसे इफेक्ट तो आ चुका है ना, जैसे मान लो ये कोई एक्स नाम का व्यक्ति है और इसको कैंसर हो चुका है, तो इस कैंसर का कोज हम ढूंढ सकते हैं कि इसका कारण क्या है, बस इसी को ढूंढ सकते हैं। इसमें हम कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसमें आप चेंज थोड़ी कर सकते हो। कंट्रोल क्या है आपका? क्योंकि इसका इफेक्ट तो आ चुका है, फिर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कौन सा रिसर्च है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए सैंपलिंग टेक्निक इन विच यूनिट्स आर रैंडमली सैंपल्ड फ्रॉम ए पॉपुलेशन दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज इज कॉल्ड। प्रतिचयन तकनीक जिसमें वर्गों में विभाजित किसी समष्टि से यादृच्छिक रूप से इकाइयों का प्रतिचयन किया जाता है, क्या कहलाती है? ये सैंपलिंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड में। आपको पता है रैंडम सैंपलिंग में एक हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पढ़ते हैं, कुछ याद आया? जिसमें हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन के लिए करते हैं, फिर उनको स्ट्रेटा एक लेयर में क्या करते हैं? एक लेयर में व्यवस्थित करते हैं स्ट्रेटा में ऐसे, ठीक है। और जो विद इन स्ट्रेटा पॉपुलेशन होती है वो होमोजेनियस होती है, और फिर इसमें से हम रैंडमली क्या करते हैं? सैंपल्स को उठाते हैं। तो ये कौन सी सैंपलिंग है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, है ना। क्योंकि इसमें सीधा सा एक याद रखना है कि को रैंडमली सैंपल्ड फ्रॉम ए पॉपुलेशन दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, ये इसका कीवर्ड है, याद रखना। जो कैटेगरीज में पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इन क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि मात्रात्मक शोध प्रोवाइड ए बेसिस फॉर मोर प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अमंग और बिटवीन कंसेप्ट इन द फंक्शन ऑफ। मात्रात्मक शोध में अवधारणाओं में या उनके बीच संबंधों की मात्रा के अधिक यथातथ्य अनुमान के लिए एक आधार प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एक कार्य है? तो आप बताओ, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में एक बात याद है आपको कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर देते हैं? मेजरमेंट, माप कर सकते हैं उन चीजों का। लेकिन क्वालिटेटिव में हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो क्वालिटी क्या होती है? वर्ड्स में, शब्दों में डिफाइन होती है, और क्वांटिटी में नंबरों में होती है। तो यहाँ मेजरमेंट हो सकता है, माप हो सकता है, और इस माप की वजह से हम क्या कर सकते हैं? मोर प्रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वालिटेटिव में जो रिजल्ट आएगा वो पूरा डिस्क्राइब में आएगा, क्योंकि वो वर्ड्स में है, वहां पे मेजरमेंट नहीं है। जबकि क्वांटिटेटिव की बात है यहाँ पे, मात्रात्मक में तो बिल्कुल प्रिसाइज में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है? एक मेजरमेंट है, वहां पे एक माप है। यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में, मेजरमेंट की वजह से, यानी कि माप की वजह से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो सारे ही बढ़िया क्या? बिल्कुल, तभी तो इनका नाम रखा है सुपर 25 क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, ये आईसीटी से क्वेश्चन है भाई। ये क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग टीचिंग एड इज इनकरेक्टली मैच्ड विद देयर टाइप। इनकरेक्टली मैच बताना है, जो सही रूप से मैच नहीं है। तो फ्लैश कार्ड है वो विजुअल एड है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिल्म प्रोजेक्टर है वो ऑडियो विजुअल है, ठीक है। स्लाइड्स है वो विजुअल एड है, लेकिन ग्रामोफोन वो विजुअल एड नहीं है भाई। ग्रामोफोन तो बिल्कुल भी विजुअल एड नहीं है। ये क्या है? ग्रामोफोन क्या है? फिर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। विजुअल एड नहीं है तो किस तरह की एड है ग्रामोफोन? ये बताना प्लीज कमेंट बॉक्स में। आपको इनकरेक्टली मैच पूछा है, जल्दबाजी में यहाँ पे नो इनकरेक्टली, इनको ढंग से पढ़ लेना। इनकरेक्टली मैच है ये। तो अब आपको 4 क्वेश्चन हो गए ना। करेक्टली मैच वाले भी पेज में लिख लो, इनकरेक्टली वाले लिख लो, और इनकरेक्टली वाला कैसे करेक्ट होएगा ये भी लिख लो। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर इस तरह की होगी ना तो बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
आपको पता है एक स्कीम है स्वयं प्रभा, याद है आपको? स्वयं प्रभा एक स्कीम है जिसके अंदर 34 डीटीएच चैनल है ना, एजुकेशन से लेके, याद है आपको? अब आपको अब ये भी दे दिया कि कौन सा चैनल किस से संबंधित है। चैनल 3 किससे संबंधित है, चैनल 4 किससे संबंधित है, चैनल 5 किससे संबंधित है, चैनल 6 किससे संबंधित है। थोड़ा सा अंदर जाके क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको चैनल्स की लिस्ट दे देता हूं, कौन किससे रिलेटेड है, फिर अपने आप मैच कर लोगे आप। हाँ सर, फिर तो कर ही लेंगे, अगर आप लिस्ट दे दोगे उतनों के नाम याद कर लोगे कि कौन सा किससे रिलेटेड है। दे दूं आपको? चलो ठीक है, चलो बात करते हैं। ये लिस्ट देखो, ये याद रखनी है। चैनल 1 क्या है? वगित से, चैनल 2 संस्कृति से, चैनल 3 परपोज से, सॉरी प्रबोध से। ऐसे ही आपको विधि, कौटिल्या, ऐसे सारे के तरह दक्ष, व्यास, ऐसे इन चैनलों के नाम याद रखने हैं, इतनों के याद रखने हैं, है ना। अगर इतनों के याद रखते हो तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो चैनल 3 किससे है? प्रबोध से है ना। चैनल 6 कैसे है? विधिक से है। चैनल 7 किससे? कौटिल्या से। ये नाम आपको याद रखना है कि कौन सा चैनल किससे संबंधित है या उसका नाम क्या रखा गया है, ये याद रखना। अब उस क्वेश्चन को देखो आप, मैच कर लेना। 3 के साथ क्या है देखो, 3 के साथ प्रबोध है, प्रबोध 3 के साथ। तो चैनल 3 है ना, ये 3 के साथ कौन सा है? ये रहा प्रबोध। ए के का 3 मिल गया, ए का 3 सिर्फ एक में ही है, फोर्थ ऑप्शन हो गया। आगे बाकी मिला लेना, बी का 4 हो गया, ठीक है ना। कि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर दैट अफेक्टेड लर्निंग, है ना, दैट अफेक्ट लर्निंग, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग, निम्नलिखित में से वे कारक कौन से हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी कि लर्निंग को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक है। मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल करेगी, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप अच्छे से नहीं लर्न कर पाओगे। अभी देखो प्रेशर हो रहा है एग्जाम के टाइम, अगर में तो दिक्कत हो रही है ना, कहीं ना कहीं चीजें पता नहीं क्या हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है बहुत अच्छे से। अगर आपका अटेंशन नहीं है तो भी ये दिक्कत करेगा कहीं ना कहीं, है ना। जेंडर, ये तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। रेडीनेस, बिल्कुल, अगर आप सीखने में तत्पर हो, डिजायर फील करोगे तभी तो बात होगी। अगर आप कहो मैं रेडी नहीं हूं तो आपको कोई सिखा सकता है क्या? दिमाग बंद करके बैठ गए तो कौन सिखाएगा, ठीक है। फटीग, थकावट कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। जब आप ऐसे थका थका फील करते हो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो, सो जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन है वो नहीं आएगा, मीन्स जेंडर है वो प्रभावित नहीं करता है लर्निंग को, और बाकी सारी चीजें प्रभावित करेगी। तो अगर सी को काटें तो काटो काटो काटो, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज ए बी डी ई इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज नॉट एन एलिमेंट दैट डिफाइन ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग, निम्नलिखित में से किस कार्य नीति से वास्तविक सहकारी अधिगम परिभाषित नहीं होता, यानी कि कौन सा ऐसा है जिसमें कोऑपरेटिव लर्निंग की बात नहीं हो रही, साथ मिलकर पढ़ने वाली बात नहीं हो रही। पहला है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअली अकाउंटेबिलिटी, सकारात्मक अन्योन्याश्रिता और व्यक्तिगत जवाबदेही। इसमें तो बिल्कुल कोऑपरेशन की बात हो रही है कि पॉजिटिव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर एक की जवाबदेहिता तय है, तो बिल्कुल एक तरह से कोऑपरेटिव है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन की भावना एक तरह से अगर देखें तो क्या है कि एक इसको पीछे छोड़ के मुझे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे कोऑपरेशन की बहुत कमी रहती है। अगर कंपटीशन है तो इसको काट दो भी, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं है, इसमें यही पूछा है नोट, यानी कि जहाँ पे ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ग्रुप प्रोसेसिंग में तो होगी, समूह या सामूहिक रूप से काम कर रहे हो। कोलाबरेटिव एंड सोशल स्किल में तो नाम ही कह रहे हैं सहयोगात्मक, तो इसमें कौन सा ऐसा है जो कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं होगी, दैट इज कॉम्पिटिशन, ये याद रखना है, ठीक है। इसका तो आप वैसे ही आंसर कर ही देते हैं ना, हाँ सर सारों का कर देते हैं हम, ऐसी की बात थोड़ी है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एम ऑफ दिस मेथड इज टू मेक स्टूडेंट्स लर्न क्यूरियसली बाय डिस्कवरी इंस्टेड ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन एज मच फ्रॉम टीचर, विच मेथड ऑफ टीचिंग इज अबव स्टेटमेंट रिलेटेड टू। इस पद्धति का उद्देश्य बजाय शिक्षकों से जानकारी प्राप्त करने के खोज के द्वारा विद्यार्थियों को उत्सुकता से सीखना है। शिक्षण की कौन सी विधि मतलब इस कथन से संबंधित है, कौन सी विधि? ओपन लर्निंग, डेमोन्स्ट्रेशन, ह्यूरिस्टिक मेथड या ऑल ऑफ द अबव। अगर इसमें मैं बात करूं तो सबसे इससे स्टेटमेंट से संबंधित है ह्यूरिस्टिक मेथड, ट्रायल एंड एरर करके, यानी कि गलतियां करके सीखता है, खोज विधि एक तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड, है ना। ह्यूरिस्टिक मेथड आपको पता है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, और इसमें यही है, क्या है, ये एक तरह से खोज विधि है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, जिसमें बच्चा एरर करता है, फिर सीखता है, फिर एरर करता है, फिर सीखता है, इस तरह से ये अपने आप को डेवलप करता है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग डिसऑर्डर अफेक्ट राइटिंग एबिलिटीज। राइटिंग एबिलिटीज वाली बात करनी है। आपने पढ़ा है हमने ना, रीडिंग का पढ़ा है, राइटिंग का पढ़ा है, कैलकुलेशन का पढ़ा है, स्पीच का पढ़ा है। तो राइटिंग वाली बात कर रहा है, तो राइटिंग के है तो आपको याद करना भी सिखाया था कि ग्राफ बनाना नहीं आता, इस तरह से जोड़ लो। तो डिस्ग्राफिया क्या है ये? डिस्ग्राफिया, जहां किसकी प्रॉब्लम है? राइटिंग की एबिलिटी की प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम कार्बन डाइऑक्साइड हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द ग्लोबल वार्मिंग। पूर्व औद्योगिक काल से कार्बन डाइऑक्साइड ने वैश्विक तापन में अधिकतम अंशदान किया है। बिल्कुल ठीक बात है, 65 से ऊपर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। ये बिल्कुल सही है। रीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हैज हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसमें लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापन संभाव्यता उच्चतम है। नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का तो हम एक मानते हैं, इससे ज्यादा तो बहुतों की है, मीथेन की है, सीएफसी की है, बहुतों की इससे ज्यादा है। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा नहीं है, इसलिए ये आर है वो बिल्कुल गलत हो गया और ए बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, याद आया? पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया कि पैन का फुल फॉर्म क्या है, बताइए? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, बिल्कुल याद आया आपको? सेकेंडरी पोल्यूटेंट और प्राइमरी पोल्यूटेंट में डिफरेंस क्या है? तो कमेंट बॉक्स में बता दो ना एक बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक के बीच अंतर क्या है, ये आप बताना, प्लीज बताना। ठीक है, सर बताएंगे बिल्कुल। ओजोन लेयर, कहाँ है ओजोन लेयर? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं आपको कहाँ है? सर पता है, स्ट्रेटोस्फेयर में है ना, समताप मंडल में, क्योंकि ये गुड ओजोन है और इसी को बचाने की बात करते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर, जो क्षोभ मंडल में ओजोन है, वो तो बैड ओजोन है, एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन लेयर कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में है, समताप मंडल में है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है क्या? हाँ आया है ये क्वेश्चन, बिल्कुल। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज डन टू, हम पानी में क्लोरीन डालते हैं ना, वो किस लिए किया जाता है बताओ? क्लोरीन डालते हैं ना पानी में, किस लिए डालते हैं? तो सीधी सी बात है, उसमें जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीवाणु को दूर करने के लिए डालते हैं, सीधी सी बात है। हार्डनेस, सोल्ट कंटेंट, टर्बिडिटी, इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन सीधा है कि जो उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु है, माइक्रोब्स है, उनको हमें दूर करना है, इसलिए इसमें क्या डालते हैं? क्लोरीन डालते हैं। क्या डालते हैं? क्लोरीन, की पानी में सूक्ष्म जीवाणु जो रोग कारक है वो नष्ट हो जाएं, इसीलिए डालते हैं। आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आयन एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। आयन विनिमय तृतीय अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया का उदाहरण है। हम जब जो वेस्ट वाटर होता है, सीवेज का पानी होता है, उसमें ट्रीटमेंट के लिए तीन तरह के, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, जो चीजें दिख रही है उसको उठाना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, जो ऑक्सीडेशन वगैरह करके डिग्रेड करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, कार्बनिक पदार्थ को। और सबसे लास्ट में टर्सरी जो करते हैं, जिसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं जिसको। तो इसमें सही बात है, आयन एक्सचेंज वगैरह होता है, बिल्कुल ठीक बात है, टर्स केमिकल के यूज का होता है, केमिकल यूज होता है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट आंसर है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है आयन एक्सचेंज इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ रेजिडुअल सस्पेंडेड सॉलिड। आयन विनिमय का प्रयोग अवशिष्ट निलंबित ठोस के अपनयन के लिए किया जाता है। नहीं, आयन एक्सचेंज इसलिए थोड़ी किया जाता है, आयन एक्सचेंज एक केमिकल है, केमिकल ट्रीटमेंट है। तो केमिकल ट्रीटमेंट में रेजिड्यूल सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव नहीं होते हैं, वो तो किससे होते हैं? फिजिकल से हो जाएंगे, जो सेडिमेंट्स बैठने के लिए हो जाता है वहां पे होता है, यहाँ पे टर्सरी में ये नहीं होता है। तो ये ऑप्शन है, यानी ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाइऑक्सिन, ये भी एक खतरनाक पोल्यूटेंट, आपको पता है ना, जो पीवीसी वगैरह को जलाते हैं तब निकलता है पॉलीविनाइल क्लोराइड को। डाइऑक्सिन एंड अदर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव बीन शोन टू एक्यूमुलेट टू डेंजरस लेवल इन फिश एंड फिश ईटिंग बर्ड्स। ये कह रहा है ऐसा दर्शाया गया है कि मछलियों और मछली खाने वाले पक्षियों में डाइऑक्सिन और अन्य क्लोरीन युक्त
हाइड्रोकार्बन का खतरनाक स्तरों तक संचयन होता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और ये जब पानी वगैरह में चला जाता है तो मछलियों वगैरह में आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है डाइऑक्सिन आर हाईली टॉक्सिक, इवन एक्सपोजर टू इट्स एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कैंसर। ये कह रहा है कि डाइऑक्सिन एक बहुत ही विषैला है और इसका अत्यंत निम्न जो संकेंद्रण है, यानी कि थोड़ी सी मात्रा ही भी इसकी क्या कर देती है, जन्म दोष, जनन मूलक विकृति और कैंसर का कारण बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। ये बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेंट है, बहुत ही खतरनाक प्रदूषक है, यानी कि इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर यूज द फॉलोइंग मॉडरेटर। मॉडरेटर के तौर पे ये कह रहा है हल्के जल के नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है। लाइट वाटर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जहां पे हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, वहां पे यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो वहां पे मॉडरेटर के तौर पे लाइट वाटर न्यूक्लियर में क्या यूज करते हैं, तो याद रखना सिंपल पानी यूज करते हैं, उसमें ऑर्डिनरी वाटर यूज करते हैं, सिंपल पानी, है ना। कई लोग हैवी वाटर कराए थे, वो इसमें नहीं होता है हैवी वाटर, लाइट वाटर न्यूक्लियर में सिंपल पानी यूज होता है, साधारण जल। ठीक है, ये याद रखना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस मीडिया। असहकालिक माध्यम का क्या उदाहरण है। एसिंक्रोनस, याद आया, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कंसेप्ट पढ़ते हैं। लाइव वाला सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस क्या होगा, जो सेम टाइमिंग में ना हो। तो यहाँ पे क्या है, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल एसिंक्रोनस का लग रहा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, क्योंकि वो आप पढ़ रहे हो, वहां पे इमीडिएट थोड़ी फीडबैक चलता है। ठीक है सर, मैं पढ़ के न्यूज बहुत ही गालियां देता हूं, मन मन में ही दे रहे हो फिर आप वो, ठीक है, फीडबैक नहीं जा रहा। चलो आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द लिसनिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। छात्रों के श्रवण कौशल को निम्नलिखित में से कौन सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। यानी कि जो छात्र हैं वो किसी क्लास में सुन रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको डायरेक्टली प्रभावित करेगी। ठीक है, इसमें तीन बेस्ट ऑप्शन देखो क्या है। स्टूडेंट प्रोटोकॉल, विद्यार्थी का प्रोटोकॉल इतना बेस्ट नहीं लग रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, प्रशासनिक हित नहीं लग रहा। स्पीड ऑफ द स्पीच, बिल्कुल डिपेंड करती है, बिल्कुल आप किस स्पीड में स्पीच दे रहे हैं, यानी कि व्याख्यान की गति बिल्कुल होता है। टाइमिंग ऑफ द स्पीच, व्याख्यान का समय निर्धारण, बिल्कुल टाइमिंग तो डिपेंड करेगी ही करेगी, किस टाइम पे क्या बात कैसे बोल रहे हो। और रीजनल एक्सेंट जो होता है, जो क्षेत्रीय उच्चारण होता है, वो भी बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ए और बी को हम काट देंगे, राइट आंसर कौन सा आ गया, सी, डी और ई, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी, डी, ई इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचते तो आराम से आंसर आ सकता है इसका। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेशन बैरियर। आपको पूछा है नीचे लिखे में से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है, संप्रेषण बाधा कौन सी है। कम्युनिकेशन अटेंशन तो बाधा थोड़ी है, संप्रेषण का ध्यान तो अच्छी चीज है, इफेक्टिव। और ये है सिमेंटिक डिस्टोरेशन, बिल्कुल अर्थगत विरूपण होना, कि अर्थ का ही विरूपण कर दिया आपने। जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, तो अर्थ का विरूपण हो जाता है, आपको पता होगा। भाषा संबंधी अगर प्रॉब्लम है तो वहां पे भी सिमेंटिक बैरियर्स वगैरह आता है। तो कम्युनिकेशन बैरियर में ये वाला आ गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मास मीडिया कंसिडर्ड लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव देन अदर्स फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ऑफ नॉन लिटरेट्स। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम गैर शिक्षित के शैक्षणिक संप्रेषण के लिए अन्य माध्यमों के अपेक्षाकृत कम खर्चीला और अधिक प्रभावी माना जाता है। कौन सा कम खर्चीला है और अधिक प्रभावी है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या गैर शिक्षित है उनके लिए कौन सा। तो आपने देखा होगा, हमेशा से याद होगा, रेडियो। रेडियो रेडियो बहुत पुराना और गैर शिक्षित के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, आराम से सुन सकता है, आराम से चीजों को समझ सकता है। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ये सुपर 25 क्वेश्चंस हमें
करने हैं 25 मिनट्स में बढ़िया शांति से, और कंसेप्ट को सीखना है। और हर ऑप्शन में हर क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन है उनको अच्छे से देखना है कि इसमें मैं और क्या सही कैसे है, ये गलत कैसे है। अगर प्रॉपर एनालिसिस होगा तभी बात बनेगी। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, ठीक है। इसमें इसी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें ऑल 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आपको लास्ट टाइम रिवीजन चाहिए तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और एक हमारा अभ्यास बैच चल रहा है जिसमें हम 700 प्लस PYQs MCQs कर रहे हैं। इसी एग्जाम के लिए अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का EVS है, इन्वायरमेंटल साइंस है, अगर आप विलिंग है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड सेशन पूरा का पूरा मिलेगा आपको। और अब हम एक बात और बता दें कि अपने SWMG पे एजुकेशन पेपर 2 जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। पेपर 2 एजुकेशन नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि एजुकेशन एजुकेशन, तो बिल्कुल एजुकेशन पढ़ेंगे हम मिलके बहुत शांति से। और एक बात का ध्यान रखना कि अपना चित्त रिलैक्स रखना, बिल्कुल खुश रहना, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लेना प्लीज। अभी एग्जाम के टाइम बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो, एकाग्र हो, जितना किया है उसको रिवाइज करो, पूरा फोकस रहो, इधर उधर की बातें नहीं सुन के बस पढ़ाई करोगे तभी सिलेक्शन होगा, और किसी चीज से सिलेक्शन नहीं होगा। कंसेप्ट्स को समझने पे ध्यान रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, सब बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल, आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं। और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं। और PDF नोट्स भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।